कार इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 3.0 एग्जाम और 4.0 एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है और रिवीजन के उद्देश्य से भी यह क्लास महत्वपूर्ण है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है। तो मुद्रा की पूर्ति का जो विस्तृत माप है वह M3 को माना जाता है। ब्रॉड मनी M3 को माना जाता है और M1 को संकीर्ण मुद्रा माना जाता है। M1, M2, M3 और M4 यह मुद्रा पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप हैं। इसमें से हम लोग जान लेते हैं M1 में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो M1 में C+DD+OD मतलब चलन में मुद्रा, मांग जमा और अन्य जमाओं को शामिल किया जाता है। M2 में M1 तथा डाकघर की बचत जमाओं को शामिल किया जाता है। M3 में M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है और M4 में M1 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट जिसमें सेविंग और टाइम डिपॉजिट दोनों को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से M3 जो मुद्रा है यह सर्वाधिक व्यापक मुद्रा है क्योंकि इसमें M1 मतलब इसमें जो है M1 शामिल की जाती है और बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है। M1 का मतलब हुआ DD प्लस CD प्लस OD शामिल किया जाता है और उसके साथ बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से सबसे व्यापक मुद्रा जो है M3 हुई और संकीर्ण मुद्रा M1 हुई। मुद्रा तटस्थ मुद्रा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो तटस्थ मुद्रा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेग द्वारा किया गया था। ये सही है। LM वक्र का ढाल होता है। LM वक्र का ढाल धनात्मक होता है। LM वक्र धनात्मक ढाल का होता है। अगला है द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस पुस्तक के लेखक जो हैं वह मसग्रेव हैं। डी सही है। विक्रय लागत की संकल्पना दी गई थी। तो विक्रय लागत की संकल्पना प्रोफेसर चैम्बरलिन द्वारा दी गई थी। बी सही है। सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल होती है। तो सामान्य आपूर्ति वक्र की ढाल जो है वह धनात्मक होती है। ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिटी ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ट्रेड द इकोनॉमिक पॉलिटी पुस्तक के लेखक JBC हैं। ये सही है। अगला है BDK प्रमेय संबंधित है। तो BDK प्रमेय जो है वह सार्वजनिक ऋण के भार से संबंधित है। सी सही है। 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में वह अर्थशास्त्री जो सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में माल्था सार्वजनिक ऋण को बोझ नहीं मानते हैं। MPC 0.5 है। तो गुणक का सूत्र MPC अगर दिया है तो गुणक बराबर होता है MPC के बराबर 1/1 माइनस MPC। तो 1/1 माइनस 0.5 तो यह हो जाएगा 1/0.5, यह हटेगा 10, तो 2 आंसर आ जाएगा। यदि K का मान 0.5 दिया गया है तो K 2 आ जाएगा। तो 10 का सही आंसर C है। अगला, भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था कौन सी? तो भारत में टेलीकॉम की नियामक संस्था ट्राई है। TRAI ट्राई। C सही है। अगला, निम्न में से कौन सा राष्ट्र सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य म्यांमार नहीं है। B सही है। ई शक्ति परियोजना किसने अपनाया है? ई शक्ति परियोजना को नाबार्ड ने अपनाया। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिवरमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नाबार्ड जो है कृषि ग्रामीण वित्त देने का प्रमुख स्रोत है। किसानों के वित्त का जो है शीर्षस्थ संस्था है। यूरोपीय यूनियन बाजार की स्थापना हुई थी। तो यूरोपीय यूनियन बाजार की स्थापना 1957 में हुई थी। 14 का सही आंसर डी। अगला 15 नंबर प्रश्न है, बैकवास प्रभाव की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। तो बैकवास प्रभाव की अवधारणा का श्रेय मिडल को जाता है। लेविस की कृषि विकास प्रारूप कितने क्षेत्रों के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो लेविस
का कृषि विकास प्रारूप जो है वह दो क्षेत्रों के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। दो क्षेत्र कौन से हैं? कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र। और लेबिस जो है यह संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में आते हैं। संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में लेबिस के अलावा रोडान और रेगनरनर्क्स को शामिल किया गया है। क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल द्वारा किया गया। सी सही है। अगला, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर। तो तरलता जाल की स्थिति में ब्याज दर पूर्णतः लोचदार हो जाती है। पूर्णतः लोचदार, ए ऑप्शन में दिया गया है, ए सही है। अगला है, यदि बेरोजगारी के साथ कीमतों में भी वृद्धि हो तो इस स्थिति को कहा जाता है। तो यदि बेरोजगारी के साथ मुद्रास्फीति हो तो इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी की दर जब साथ साथ अर्थव्यवस्था में पाई जाती है तो उसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। बी सही है। नरसिम्हन कमेटी 1991 का गठन किया गया था, तो वित्तीय सुधार के लिए किया गया था। नरसिम्हन कमेटी 1991 का गठन वित्तीय सुधार के लिए किया गया था। 20 का सही आंसर डी है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो राजकोषीय नीति के उपकरणों में लोक ऋण, लोक व्यय, करारोपण है तथा बैंक दर मौद्रिक नीति का उपकरण है, तो बैंक दर नहीं है। 21 का सही आंसर बी। अगला 22, व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो व्यापार चक्र का नव प्रवर्तन सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्न चित्र में प्रदर्शित है। तो इस चित्र में क्या प्रदर्शित किया गया है? कीमत स्थिर है या उसी कीमत पर जब मांग OX से बढ़कर OX1 हो जाती है तो इसको मांग में वृद्धि कहा जाता है। मांग में वृद्धि ए ऑप्शन में है। तो 23 का सही आंसर ए है। अगला 24 नंबर प्रश्न है, हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत आधारित है। तो हिक्स का व्यापार चक्र का सिद्धांत व्यापार के विनियोग पर आधारित है, मूल्यों की उच्चावचन पर आधारित है, गुणक त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है, बचत और विनियोग की अंतःक्रिया पर। तो हिक्स का व्यापार चक्र जो है गुणक और त्वरक की अंतःक्रिया पर आधारित है। 24 सी सही है। 25, कुल मांग वक्र प्रारंभ है मूल बिंदु से, मूल बिंदु के ऊपर से, मूल बिंदु के नीचे से कोई नहीं। तो कुल मांग वक्र जो है मूल बिंदु के ऊपर से प्रारंभ होता है। 25 बी सही है। अगला 26, त्वरक मापा जाता है। तो त्वरक मापने के लिए डेल्टा I अपान डेल्टा C का प्रयोग किया जाता है। उपभोग में परिवर्तन होने से निवेश में परिवर्तन होने की दर को त्वरक कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। 26 नंबर प्रश्न।